हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है CISF फायरमैन, जो कि 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2023 में। उसकी हम 26/9/2023 की इस वीडियो में कंप्लीट जीके डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप CISF की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन में सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाओं और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, और इसके द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? भाषाओं का प्रावधान है। 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। शुरुआत में यदि बात करें तो 14 भाषाएं शुरुआत में संविधान में थीं। उसके बाद संविधान संशोधन होता है आपका सिंधी। इसके बाद सिंधी को जोड़ा जाता है 1967 में। 21वां संविधान संशोधन, शुरुआत में 14 थी, फिर इसके बाद एक सिंधी जोड़ी तो कितना हो गया आपका? 15 हो गया। इसके बाद नमक, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इसे, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 15 3 18 हो गई। इसके बाद आपकी 4 भाषाओं को जोड़ा गया 2003 में, और यह 92वां संविधान संशोधन होता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। तो क्वेश्चन था 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, और यह 1992 में होता है। इसके बाद 14 को शुरुआत में कितनी संविधान में थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ा जाता है, 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद आपका 4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, 1828 में। ब्रह्म समाज की यदि हम बात करें तो ब्रह्म समाज शुरुआत कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसके बाद कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 को की थी। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1867 में किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंग ने की। बेल समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में की थी। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग ने की थी। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने जो संगठन इसका नेतृत्व किया था। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका क्वाइट था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे जी करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में करते हैं। आत्माराम पांडुरंग किसकी स्थापना करते हैं? प्रार्थना समाज की 1867 में। वेद समाज की केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू 1864 में करते हैं। इसके बाद आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। इसके बाद पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चर्चित मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से? तो मनीषा कल्याण संबंधित है आपकी फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है आपकी मनीषा कल्याण। क्रिकेट की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। इसके बाद आप बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से होने वाला है। तो मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। 2022-23 में इन्हें AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। मनीषा कल्याण को फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह बीमारी थी हेमरेज सेप्टिसीमिया, इसके कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई थी।
और कौन से अभ्यारण्य में यह मृत्यु हुई थी? तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य में यह मृत्यु हुई थी। इसके बाद लेमुरी हाथी रिजर्व या छत्तीसगढ़ में, आपका करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, भीतरकणका भी आपका उड़ीसा में, भीतरकणका कहाँ पर है आपका? यह भी आपका उड़ीसा में है, भीतरकणका वन्यजीव अभ्यारण्य। थेप्पाकाडू हाथी रिजर्व तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में है, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, लेमरू हाथी रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे यह भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और भूदान आंदोलन कई बार पूछा गया दोस्तों, भूदान आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था, इसको चलाया किसने था? तो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1951 में भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे चलाते हैं। और भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले पीएम तो जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी एक बुक याद रखना है आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज किसकी बुक है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक होने वाली है। इसके बाद महात्मा गांधी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन वापस आते हैं? महात्मा गांधी आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती कब है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस लेखक से? तो मार्को पोलो से संबंध है। द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध मार्को पोलो से है। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी खोजकर्ता राजदूत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो सबीर बी कामत, रक्षा अनुसंधान DRDO जिसका इंग्लिश में आप देखेंगे, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। DRDO के सचिव के रूप में डॉक्टर सबीर बी कामत का कार्यकाल 31 मई 2025 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नाम, जन्म, लिंग, आयु आदि से संबंधित प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के तहत पूछे गए थे। तो यह नाम, जन्म और आपके संबंधित यह भारत की जनगणना के प्रथम तहत पूछे गए थे। तो कितने प्रश्न पूछे गए थे यह आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो प्रथम जनगणना में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, वह आपके नाम, जन्म, लिंग, आयु से संबंधित थे। जनगणना की बात करें तो आपकी पहली जनगणना 1872 में होती है। 1872 में आपकी पहली जनगणना होती है। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की यह 7वीं थी। आज़ादी के बाद की 7वीं थी और 1872 के बाद की यह 15वीं थी। और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है 1872 में, प्रथम जनगणना जो कि असफल रहती है 1872 में। उसके बाद सफल जनगणना होती है आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से आपके 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1956 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम इसको स्थापित किया गया था सितंबर 1956 में। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक तो 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। मुंबई में हेडक्वार्टर किसका है? RBI का है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया? तो तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का आपका शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? तो एम्फीडेक्स 2023 अभ्यास का प्रारंभ आपका वर्ष 2023 में महाराष्ट्र पुणे में स्थापित हुआ। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों के 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंटों के भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किन के नेतृत्व में की गई? तो डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 73वें स्थापना दिवस 2023 से नई परंपरा शुरुआत हुई। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेशन मेनन इस समारोह के आपके मुख्य अतिथि थे।
26 जनवरी 1950 की डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की घोषणा और संविधान से मंजूरी मिली। 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया आपका सुप्रीम कोर्ट। घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1950 को घोषणा होती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन यह स्थापित होता है, अस्तित्व में आता है आपका 28 जनवरी 1950 को। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका बिहार का है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का है। कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का है आपका छठ पूजा। कहाँ का है? बिहार का फेमस त्यौहार है छठ पूजा। इसके बाद अगला, हाल ही में पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का श्रेय किसे हासिल हुआ है? तो अवनी चतुर्वेदी को विदेशी धरती पर सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला यह बनी हुई हैं। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अवैध शराब निर्माण की निगरानी हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो अवैध शराब होगी उसकी निगरानी की जाएगी। 2002 में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बनने का गौरव किसे हुआ है? तो बेंगलुरु एफसी को 2002 में आए 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बना था। डूरंड कप यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है आपकी डूरंड कप। एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में आपकी शिमला में आयोजित हुई थी। पहली बार शिमला में 1888 में डूरंड कप आयोजित होता है और फुटबॉल से यह संबंधित है। नीचे दिए गए स्थान में से किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई थी? तो पटना में यह पहली कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की बैठक संपन्न हुई थी। जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं 2023 तक। 2024 तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनमें से 12 को संयुक्त राष्ट्र अक्षय वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। सैक्रोमाइसिस सेरेबिशिया जिसे बेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग ब्रेड बनाने में इसके खमीर उठाने वाले गुणों के कारण किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे यह प्रतिष्ठित है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 10-12 गाँव में भारत का पहला जैव गाँव स्थापित किया। तो त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 10-12 गाँव में भारत का पहला जैव गाँव स्थापित किया। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में किस नदी के किनारे? पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। भारत में पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में बनाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो बिहार आता है आपका। जनगणना से इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रीवियस ईयर को इसीलिए हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस टॉपिक पर विशेष फोकस करेंगे। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है 93.91%। उसके बाद मिजोरम की 91.58। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है 92.28% है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 63.82% है। वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजित सुविधा LAF को अपनाया गया? तो नरसिम्हा समिति की स्थापित पर इसको अपनाया गया। तरलता समायोजित जो सुविधा है इसे हम लिक्विडिटी एडजस्टेटिव फैसिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लैप, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है LAF का फुल फॉर्म। इसे तरलता समायोजित सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली मौद्रिक नीति उपकरण है। इसके बाद अगला, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो आपकी 22 भाषाओं एक ही शिफ्ट में सूची से 2-2 क्वेश्चन और जनगणना से 2-2 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। प्रारंभ में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। इसके बाद सिंधी जोड़ी जाती है, फिर नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती है, बोडो डोगरी संथाली आती है। इस प्रकार भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 हो जाती है। अगला, CPR में वृद्धि होने वाले
होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो कई गुना कमी आ जाती है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो कि मौलिक अधिकार से पूछा गया था, संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 20 आपका यह समानता से संबंधित नहीं है। यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक यह मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। विभाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। समता या समानता का अधिकार यदि हम दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक एक ही बात हुई है, समानता की बात हुई है। हर आर्टिकल में चाहे 4 हो 14 हो, 14 में विधि के समक्ष समता है, कानून के समक्ष सभी समान है। 15 में धर्म, जन्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में समान अवसर है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो ये सारे आपकी समानता की ओर रुख कर रहे हैं। तो 14 से 18 तक आपके समानता है समानता का अधिकार, समता है समानता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। आप देखेंगे 14 और 18 एक ऐसी संख्या हैं, सम संख्या हैं, तो सम से बना आपका समानता। तो 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो आज के उतना ही मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।